गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमने आपको गॉस थ्योरम शुरू कर दी थी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर दिया था, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का। और उसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था पूरा। और उसके साथ साथ हमने आपको सॉलिड एंगल समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से हम लोग उसका बेस तैयार कर रहे थे। अब तक जो हमने एक लेक्चर दिया पूरा, वो इसी चैप्टर का हमने बेस तैयार किया। अब आया है मेन जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि गॉस थ्योरम आज पढ़नी है। आज हम आपको गॉस थ्योरम पे लेक्चर देंगे। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी। हम सोच तो रहे थे कि हम इसमें आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझा दें, लेकिन फिर वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना, और बड़ी वीडियो पसंद नहीं आती है। इसलिए आज हमने सिर्फ गॉस थ्योरम रखा है इस वीडियो में। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। अब गॉस थ्योरम में हमने आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये बता दिया था कि द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली लिंक विद द सरफेस और नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। उसके बाद हमने आपको सॉलिड एंगल समझा दिया था कि भाई पूरा सर्किल है तो वो सेंटर के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो सॉलिड एंगल कहलाता है, ये बताया था। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा, हम लोगों ने जो है उसके बाद उसकी कंडीशंस पढ़ी है ना, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी। कूलाम्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ के बीच में डिफरेंस दिखाया था हमने उसमें। यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, गॉस लॉ पढ़ेंगे। बेसिकली गॉस लॉ जो है वो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने में मदद करता है कि भाई किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो रही हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। एक तरीके से ये समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का एक तरीका ये भी है गॉस थ्योरम, जिसे कहते हैं गॉस थ्योरम से निकाली जाती है। तो एक साइंटिस्ट थे, क्या कहते हैं, फ्रेडरिच गॉस नाम था उनका, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। तो उन्हीं ने इस थ्योरम को जो है वो हम लोग को दिया था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनकी आगे भी आप जब बीएससी में पढ़िएगा तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह इसकी आएंगी, तो उसमें भी आप लोग इसका डिस्कशन देखिएगा गॉस का। मैथ्स में भी गॉस आता है। बेसिकली सबसे पहली बात अब आप ये समझ लिए कि गॉस थ्योरम जो है वो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो देता है ना। अब ये देखिए, गॉस जो है, गॉस सरफेस, ये कहते हैं गॉस थ्योरम एक सरफेस पे डिफाइन होती है। देखिए, अब आप पहले इसकी थोड़ी थ्योरी समझ रही है, फिर हम आपको इसका डीप थोड़ा समझाएंगे। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि गॉस लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस। अब देखिए, सबसे पहली शर्त क्या आई कि गॉस लॉ एक रिलेशन देता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। ये शर्त होनी चाहिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, जो सरफेस दिया हुआ है वो क्लोज सरफेस हो, ओपन सरफेस ना हो। ओपन सरफेस में कभी भी गॉस लॉ हम नहीं लगा सकते। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस। भाई कोई क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा in any closed surface and the charge enclosed by the surface. Electric Gauss law gives the relation between electric flux in any closed surface and the charge enclosed by the surface. यानी कि अगर कोई सरफेस है और वो क्लोज्ड है तो उसके अंदर जो चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर, और उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसके अंदर से, और जो चार्ज है, उन दोनों के बीच में रिलेशन देता है हमें गॉस लॉ। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो, और उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा, उन दोनों के बीच में, यानी कि चार्ज के बीच में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में उस सरफेस में एक रिलेशन मिलता है हमें। वो रिलेशन हमको गॉस लॉ देता है। देखिए यही हमने लिखा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए वो रिलेशन है क्या कहता है वो रिलेशन ये कहता है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट, ये देखिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी है और जो हम आपको समझा रहे हैं वो भी है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस, यही लिखा हुआ था, इन एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज यानी कि उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। यानी कि एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि अगर कोई चार्ज प्लस का है तो उसको हम प्लस लेंगे, और अगर कोई माइनस का है तो माइनस लगा के उस चार्ज को लेंगे। ये कहने का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस टू द सम ऑफ टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका जो हमने ये लैंग्वेज लिखी है इसका ये मतलब है, क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये देखिए रेशियो को हमने लगा दिया, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, यानी कि सम ऑफ चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। तो हमने ये सम लगा दिया और ये क्यू लिख दिया, यानी कि समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस टू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने बता दिया था परमिटिविटी क्या होती है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी क्या कहते हैं थ्योरी या इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए तो आप ये स्टेटमेंट लिख दिएगा और उसके साथ साथ ये लिख दिएगा, पूरे नंबर आपको 2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा आएगा सेक्शन ए में, तो ये तो मिल जाएंगे। लेकिन गॉस थ्योरम का प्रूफ भी आता है, गॉस थ्योरम का प्रूफ भी आता है। अगर प्रूफ नहीं आता तो इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, 2 चीजें, दोनों में से कोई एक चीज जरूर आती है। खैर वो हम अभी आपको बताएंगे क्या है इसकी एप्लीकेशंस, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि गॉसियन सरफेस जो होता है, गॉसियन सरफेस जो होता है वो एक तरीके का इमेजिनरी सरफेस होता है। ये कोई रियल सरफेस नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन प्लेन। आप लोगों ने जब क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने इमेजिनरी प्लेन का डिस्कशन किया होगा। इमेजिनरी प्लेन होता था वो, यानी कि ऐसा प्लेन कि जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकें, ऐसा रियल में ना हो। भाई इमेजिन कर सके ना, इमेजिनरी प्लेन, उस इमेजिनरी प्लेन को गॉसियन प्लेन भी कहते थे। उसी तरीके से यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वो भी गॉसियन सरफेस जो होगा वो कोई रियल सरफेस नहीं होगा, वो भी एक इमेजिनरी सरफेस होगा, यानी कि हम उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अब आप देखिए गॉसियन सरफेस बनने की क्या क्या शर्तें हैं, मतलब कैसे गॉसियन सरफेस कहलाएगा। पहली बात तो ये होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। देखिए एक आध एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं, अगर यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के उस पर गॉसियन सरफेस समझाए दे रहे हैं। देखिए अगर ये है तो पहली चीज तो ये है कि ये क्लोज है कि नहीं। अब अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब कि गॉसियन सरफेस की पहली कंडीशन ट्रू हो गई। हाँ ठीक है, ट्रू है क्योंकि क्लोज सरफेस है। अब देखिए अब क्या कह रहा है इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया हमने, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, ये ऐसे करके एक डाइपोल रखा। अब डाइपोल आपको पता है क्या होता है, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। यानी कि अगर डाइपोल रखा हुआ है तो उसके एक कोने पे एक पॉजिटिव रखा होगा तो दूसरे पे नेगेटिव रखा होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर बनता है ना। तो देखिए यहां पे अगर हम लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज और यहां पे माइनस क्यू चार्ज, तभी एक डाइपोल फॉर्म होगा नहीं होगा। अब देखिए अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ये गॉसियन सरफेस है, देखिए ये कहीं प्रूफ करने को नहीं आएगा कि गॉसियन सरफेस प्रूफ करिए कि ये गॉसियन सरफेस है कि नहीं है। आपके पास कोई स्टेटमेंट दी होगी तो अंडरस्टूड होगा कि आपको गॉसियन सरफेस ही वो है, वो गॉसियन सरफेस है। ये आपको कहीं नहीं प्रूफ करना है कि गॉसियन सरफेस प्रूफ करिए, वो आप कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, मैथमेटिशियंस कर चुके हैं। तो अब हमसे ये कह दिया गया कि ये एक क्लोज सरफेस हमको दे दिया गया और उसके अंदर एक डाइपोल रखा है, ठीक, और ये गॉसियन सरफेस है, और कह रहा है कि गॉस लॉ से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे करिएगा, देखिए हमने आपको ये फॉर्मूला बताया, फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, समेशन क्यू का मतलब ये है, यहां पे हमने बताया था एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, यानी कि एल्जेब्रिक सम करना है, यानी कि अगर कोई माइनस का है तो उसको माइनस का ही लेंगे हम, ठीक है। देखिए ये प्लस क्यू और ये माइनस, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब आप देखिए ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, 0 आ गया। यानी कि यहां से एक बात पता चलती है कि अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई डाइपोल फॉर्म होता है तो उस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स
0 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और देखिए एक आध एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल अगर हम बता देंगे ना तो चीज क्लियर हो जाती है। देखिए देखिए ये बना रहने दिए, ठीक है। ये बना रहने दिए और इसके अंदर अब मान लिए ये गॉसियन सरफेस है, ये डाइपोल मिटा दिया। अब डाइपोल नहीं ले रहे हैं, डाइपोल का केस तो हम बता ही चुके हैं आपको, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर एक है भाई, कह दिया अगर कि +10 कूलाम चार्ज है, मान लिए +10 कूलाम चार्ज है, और उसी के अंदर, इसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर है -20 कूलाम चार्ज। ठीक, ये है। अब हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में थोड़ा बताएं, है ना। तो अब देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सम ऑफ चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर ये +10 है तो एल्जेब्रिक सम ये कहता है कि अगर दूसरा माइनस है तो उसको आप माइनस में ले लिए। ये है -20 कूलम डिवाइडेड बाई ε0, ये है। ठीक है, तो देखिए 20 - 10 तो ये हो गया -10/ε0, ये आ गया। ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, सिंपल है ये तो। अब देखिए एक केस और देख लिए, यहीं पे देख लिए। ये पहला केस हो गया, नहीं पहला केस तो वो था डाइपोल वाला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा एक और देख लिए। अब देखिए ये नया केस है थोड़ा सा। मान लिए कि ये कोई गॉसियन सरफेस दे दिया हमें, ठीक। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर +Q चार्ज है। कितना है, +Q चार्ज, ठीक। और इसी गॉसियन सरफेस के बाहर हमको दे दिया -Q चार्ज, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस दिया, उसके अंदर +Q चार्ज दे दिया, और उसी के बाहर हमको एक -Q चार्ज दे दिया। अब हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप गॉस लॉ से फाइंड करिए। तो देखिए गॉस लॉ से, अब इसमें यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। अब क्या कहता है, कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। देखिए जब यहां पे अब हम चार्ज रखेंगे तो सिर्फ वही चार्ज रखेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर है वही चार्ज हम सिर्फ रखेंगे, और बाकी वाला जो बाहर वाला चार्ज है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहां से हमें नई चीज पता चली कि अगर गॉसियन सरफेस बन रहा है और उसके अंदर का अगर चार्ज है तभी उसकी मदद से हम गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। यानी कि जैसे यहां पे देखिए गॉसियन सरफेस बना, इसके अंदर +Q चार्ज है, बाहर -Q चार्ज है। बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेनली मतलब है अंदर का चार्ज क्या है, गॉस सरफेस के अंदर का चार्ज क्या है। चार्ज अगर यहां पे भी बैठा होता तो हमें उससे मतलब नहीं था। जितना पास आ जाए, जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अंदर हम कंसिडर यही करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा +Q/ε0, सिर्फ बस इतना होगा, वो बाहर वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई गॉस सरफेस की, ये बात तो हो गई गॉस थ्योरम का। एक थ्योरी हमने आपको समझा दी, हमने आपको एक आउटकम दे दिया गॉस थ्योरम का कि भाई गॉस थ्योरम है क्या। इट बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन electric flux in any closed surface and electric flux in any closed surface and the net charge enclosed by the surface, net charge enclosed by the surface, net charge का मतलब ही ये होता है कि हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं चार्ज का। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ, यानी कि कैसे प्रूफ करेंगे हम गॉस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे phi e इज इक्वल टू ∑Q/ε0 तो लिखा हुआ है। ये हमने अभी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पिछली वीडियो में समझाया था तो वहां पे हमने phi e की जो वैल्यू निकाल के दिखाई थी वो ये निकाल के दिखाई थी। ठीक है, तो गॉस थ्योरम ऐसे लिखी जाती है, पूरी ऐसे लिखी जाती है। रुकिए हम लिख के दिखाएं आपको, गॉस थ्योरम ऐसे लिखी जाती है। अगर गॉस थ्योरम को कहीं मैथमेटिकली लिखना हो ना तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए प्रूफ बता रहे हैं उसका भी हम आपको, है ना। देखिए ऐसे लिखा जाता है, phi e इज इक्वल टू E.dA। ये हमने बताया ही था कि E.dA कैसे आया था, है ना, पिछले लेक्चर में। इज इक्वल टू ये ∑Q/ε0।
एप्सिलॉन नॉट। या समेशन क्यू नहीं, यहाँ पे ये भी लिखा जाता है, रुकिए, यहाँ पे ये भी लिखा जाता है क्यू इंक्लोज्ड, मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, ये भी लिखा जाता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम ऐसे लिखी जाती है भाई, फाई ई इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी, इसके बराबर तो है ही, ये तो इसकी वैल्यू ही है और इसकी वैल्यू ये भी है, गॉस थ्योरम से अभी हमने बताई। तो ये अगर आपसे अगर आए गॉस थ्योरम को आप स्टेटमेंट लिखिए, तो आप ये स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद यहां तक लिखने के बाद आप ये लिख दिएगा बॉक्स में, आपको जो 2-3 नंबर का सवाल आएगा आपको सेक्शन ए में वो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए गॉस थ्योरम का प्रूफ, देखिए गॉस थ्योरम का, एक मिनट, ये देखिए गॉस थ्योरम का प्रूफ। अब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया, ठीक है, तो अब क्लोज सरफेस ले लिया तो अब हम गॉस लॉ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लोज सरफेस ले लिया और एक पॉइंट ओ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब हमको इस पूरे गॉसियन सरफेस की, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दिखाना है गॉस लॉ से, यानी कि हमें एक तरीके से गॉस लॉ अब यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लिया और उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट या डी एलिमेंट ले लिया, छोटा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये एक एलिमेंट ले लिया यहां से यहां तक, ठीक, जिसका एरिया डी ए है, ठीक, जिसका एरिया डी ए है, और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, इस पॉइंट पी पर, ठीक। तो अब देखिए इस पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी को हमने मिलाया, इतनी डिस्टेंस आर है, और ये जो छोटा एलिमेंट है ये इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ये छोटा सर्किल हमने बताया था, ये एक तरीके का सर्किल ही आप समझ लीजिए, ये इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा, और सॉलिड एंगल को ऐसे लिखा जाता है, तो इस सॉलिड एंगल को हमने डी ओमेगा से लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उनको हमने ई से दिखाया, ठीक। इसका एरिया डी ए है। अब देखिए अगर पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, तो अगर इसको देख रहा है इधर से खड़े होकर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यानी कि एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ वो देख रहा होगा, जिस तरफ से देख रहा है, इधर से खड़ा देख रहा है तो एरिया की डायरेक्शन उसी तरफ होगी, हमने बताया ना आई साइड की तरफ होती है, तो ये उसी तरफ होगी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए चूंकि ये छोटा एलिमेंट है, अगर पूरे की बात करते, अगर इस पूरे की बात करते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लेते, क्या लेते, फाई ई लेते, ठीक, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लेके वो इंटीग्रेट करके पूरा लिखते, ठीक। लेकिन जब हम इस बड़े की बात ना करके इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंट की, भाई पूरे का तो फाई ई है, छोटे से का क्या होगा, डी फाई ई होगा, यानी कि छोटा डी फाई ई, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी ए। तो इस छोटे एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि ई क्या है, ई ए है और डॉट डी ए, भाई इसका एरिया डी ए है, तो ये हो गया, ठीक। ये हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले प्रूफ में यहां से लिखना शुरू करना पड़ेगा आपको, ये समझिए, ठीक। ये समझ जाएंगे तो फिर पूरा आगे का प्रूफ आपके समझ में आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि छोटा सा टुकड़ा डी ए है, छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया डी ए जिसका एरिया है, ठीक। उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डी फाई ई होगा, जाहिर सी बात है, और उसका डी फाई ई हम ऐसे लिखेंगे, भाई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या कहते हैं, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें से जो जा रही है वो, और उसका एरिया डी एलिमेंट, ये लिख दिया एरिया वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए जब हमने डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा लिखा, ई डी ए कॉस थीटा लिखा, उसके बाद डी फाई ई इज इक्वल टू ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करा हमने, दोनों साइड क्या करा, इंटीग्रेट करा। अब देखिए जब इधर साइड इंटीग्रेट करेंगे, अब हमें एक चीज बताइए आप लोग, अगर डी एक्स लिखा हुआ है और अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। उसी तरीके से अगर यहां पे डी फाई ई लिखा होता, अगर यहां पे जैसे डी फाई ई लिखा हुआ है, ठीक, जैसे यहां पे डी एक्स लिखा था तो उसका इंटीग्रेशन एक्स था, वैसे यहां पे अगर डी फाई ई लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन फाई होगा, फाई ई होगा, ठीक। तो जब इधर वाले इंटीग्रेट करेंगे इसको तो फाई ई मिल जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है, तो ये फाई ई मिल जाएगा। और इधर साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इधर साइड पूरा ऐसे ही लिखा हमने, इंटीग्रेशन, ये जो हमने निशान लगाया है
ये बता रहा है कि हमने क्लोज सरफेस लिया है, यानी कि क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लिया है। ये निशान लगाना जरूरी है, इसको सरफेस इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस हमने क्लोज लिया है, ये बता रहा है। ठीक, तो सरफेस, बाकी मतलब सब सेम होता है, खाली बस इसका ये मतलब होता है कि सरफेस क्लोज लिया है बस। तो यहां पे ई डी ए कॉस थीटा लिखा हमने, ठीक है, वैसे ही। अब देखिए यहां पे क्या होता है, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा जो है वो ई और डी ए के बीच में एंगल है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कॉस थीटा है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है और एरिया वेक्टर भी उसी तरफ है, तो थीटा क्या है? थीटा जीरो दिख रहा है, यहां पे हमें थीटा जीरो दिख रहा है। तो थीटा तो चलिए जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1/4πε0 Q/r²। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था, पिछले चैप्टर में हमने समझाया ही था, ठीक है। तो अब यहां पे इन दोनों वैल्यू को रखिए, यानी कि थीटा की जगह पे आप जीरो रखिए और ई की जगह पे आप ये रखिए 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए यहां पे जब आपने रखा, इंटीग्रेशन लगाया, 1/4πε0, ई की जगह पे वैल्यू रखी 1/4πε0 Q/r², ये रखा, और डीए लगाया, और कॉस और थीटा की जगह हमने जीरो पुट कर दिया। ये देखिए थीटा की जगह जीरो पुट कर दिया। अब देखिए इतनी चीज Q/4πε0, इतनी चीज कांस्टेंट होती है भाई। चार्ज की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और 4πε0 आपको पता है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, तो ये तो कांस्टेंट है ही। तो इतनी चीज तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले ली। अब ये बचा cos 0, तो ये तो 1 हो गया। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये cos 0। देखिए ये इतना हिस्से की cos 0 की वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। और इतना हिस्सा हमने बाहर ले लिया, इतना हिस्सा हमने बाहर ले लिया। तो अब अंदर बचा क्या? dA/r² बचा। ये phi = Q/ε0 इंटीग्रेशन, और ये d/r²। अब देखिए ये dA/r² क्या है? हमने जब आपको अभी सॉलिड एंगल समझाया था, तो हमने उसमें सॉलिड एंगल की आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फॉर्म निकाल के दिखाई थी, वो थी dA/r²। dA/r² थी भाई। क्या था सॉलिड एंगल में? क्या लिखवाया था? d ω = dA/r², यही तो लिखवाया था सॉलिड एंगल। तो देखिए ये d ω के बराबर है। dA/r² इज अ सॉलिड एंगल विच इज डिनोटेड बाय d ω, है ना। तो देखिए यहां पे हमने d ω रख दिया, ठीक। Q/4πε0 d ω इज इक्वल टू Q/4πε0। अब देखिए जैसे यहां पे dx का इंटीग्रेशन x था, d phi e का इंटीग्रेशन phi e था, उसी तरीके से d ω का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का इंटीग्रेशन d ω का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए हमने ये भी बताया था जब हमने सॉलिड एंगल पढ़ाया था कि ओमेगा की वैल्यू हमेशा 4π होती है, ठीक। पूरे सॉलिड एंगल की वैल्यू हम बता रहे हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 4π होती है, ठीक। तो अब आप ओमेगा, यहां पे ओमेगा की जगह 4π रखिएगा। तो देखिए Q = phi e = Q/4πε0 इंटू ओमेगा की जगह हमने 4π रख दिया। तो 4π इधर भी है और 4π इधर भी है, कैंसिल हो गया, तो ये Q/ε0 आ गया निकल के। तो देखिए एक तो phi e की वैल्यू ये निकल के आई Q/ε0, एक phi e की वैल्यू ये निकल के आई Q/ε0, और एक phi e की वैल्यू हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अभी निकाल के दिखाई थी पिछली वीडियो में, इसी चैप्टर की पिछली वीडियो में, कि भाई क्या थी? इंटीग्रल a E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। देखिए phi e इसके बराबर भी और इसके बराबर भी, तो सबको एक साथ लिख दिया। ये होती है गॉस थ्योरम का प्रूफ। ये हो गया गॉस थ्योरम का प्रूफ। हम लोगों ने गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लिया, ठीक है। अब अगर आपसे कहीं पे गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाए तो ये पूरा प्रूफ आपको करना है। इसको आप समझ लिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग ले ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने आज गॉस थ्योरम देखी, हमने आपको गॉस थ्योरम पूरी समझा दी कि गॉस थ्योरम क्या, इसीलिए हमने इसका एक अलग ही लेक्चर रखा, हमने इसको किसी के साथ अटैच नहीं किया। होता तो हम इसको इसके एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते, लेकिन मज़ा ना होता, ठीक है। तो इसलिए इसका एक अलग बिल्कुल वीडियो आया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम देखा, इसके बाद हम आपको अब इसकी एप्लीकेशन समझाएंगे। 3 एप्लीकेशन है, वो तीनों आपके कोर्स में, वही तीनों आपके अगले लेक्चर में आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।